हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं। ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई। आप जानते हैं उन 7 लोगों के नाम जिनका चेहरा आपने कभी अखबारों में नहीं देखा, जिनका नाम टीवी चैनलों पर चिल्लाते हुए किसी एंकर से नहीं सुना। फिर भी बहराइच में हुए दंगों में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर इन पर एफआईआर हुई है तो इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? इस खामोशी के पीछे क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आज हम बहराइच दंगों से जुड़ी एक अहम खबर लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर वे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस बीच बहराइच में हुई हिंसा पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक बार फिर आपसे पूछते हैं, क्या आपने कभी इन 7 नेताओं के बारे में सुना? ये नेता बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में नामांकित है। उनकी एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया है कि रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु के बाद एक भीड़ ने उनकी कार पर हमला किया। इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को जब मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, विधायक जी अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रेकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडर पांडे, अध्यापक सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा व अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगे। आगे इस एफआईआर में लिखा है कि हम लोगों ने शव को लेकर मोर्चरी में किसी तरह रखवाया, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मोर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर आए वो जिलाधिकारी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों के द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर आधा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 गाड़ी का शीशा टूट जाता है और इस घटना में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 से 10 बजे के बीच की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यह हमला इतना गंभीर था कि विधायक के बेटे अखंड प्रताप सिंह की जान बाल बाल बची। सोचिए, अगर गोली लग जाती तो आज क्या स्थिति होती। लेकिन इस एफआईआर के बावजूद इन 7 बीजेपी नेताओं को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई मीडिया चैनल इनके नाम लेकर हेडलाइंस नहीं बना रहा, कोई बहस नहीं हो रही। आखिर क्यों? क्या मीडिया को यह मामला उतना दिलचस्प नहीं लगा जितना होना चाहिए? एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर यह मामला किसी और समुदाय से जुड़ा होता तो क्या अब तक बुलडोजर नहीं चल चुके होते? क्या मीडिया चैनल्स इन नामों को तहकीकात नहीं कर रहे होते? क्यों इन बीजेपी नेताओं को लेकर इतनी चुप्पी है? और बात यही खत्म नहीं होती। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह खुद कह रहे हैं कि इस मामले में अर्पित श्रीवास्तव, जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष है, का नाम शामिल है। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं
उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाज़ा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहाँ से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। लेकिन मीडिया इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? मीडिया की यह भूमिका क्यों है कि जब किसी अन्य समुदाय पर आरोप लगता है तो सारी जांच पड़ताल कर ली जाती है, लेकिन जब खुद बीजेपी के नेता FIR कराते हैं तो मीडिया खामोश रहती है? यह किस प्रकार का दोहरा मापदंड है? आखिरकार यह मामला अब कोर्ट में जा रहा है, लेकिन क्या कोर्ट की कार्रवाई से पहले मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और क्या इन 7 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? आज के दैनिक भास्कर की एक वीडियो और रिपोर्ट को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग, जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो? ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, दुकानें जल गई। कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और 0 टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो,
हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। जी, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं कुछ पाए। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूं क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं, ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में। इसी वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया थिनेत ने भी ट्वीट किया। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या मीडिया और प्रशासन का इस तरह का बर्ताव सही है? कमेंट्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सामने आ सके। अगले वीडियो में हम इस केस की कोर्ट में होने वाली सुनवाई के नतीजों पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है या नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि इस केस में और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है।